जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह इस बार भी आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलें आगे अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी देखें। लेखक कह रहा है नींद तो बस आराम के लिए होती है क्योंकि सपने तो स्ट्रगल से ही पूरे होते हैं। जीवन में स्ट्रगल होते रहेगा। अगर आप अपना उद्देश्य और अपना सपना और अपना लक्ष्य बेहतर तरीके से साधे हुए हो तो बात बहुत गहरी है, विचार जरूर करिएगा। ठीक है, चले आगे। लास्ट टाइम प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पराग जैन। क्या नाम है? सी ऑप्शन सही होगा, पराग जैन। तो यामिनी चंदेल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यामिनी बहुत दिन बाद आई प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो अपनी कंसिस्टेंसी फिर से जारी रखना और वीडियो को शेयर करना ना भूलना। साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। रोशनी ने भी, पराग जैन बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड। चले आगे। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आप सभी को पता होगा। इसका आंसर क्यों नहीं दिए भाई? देखो, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों या शिलालेख जिसे कहते हैं, इसमें उकेरा गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जो थे वो जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जाता है। प्लास्टिक 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 चारों तरफ दिखते रहता है। प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कि कई सौ वर्षों तक जो है आपका विघटित नहीं होता है। ठीक है, लगभग 500-600 साल भी हो जाएंगे, उसके बाद भी वो अच्छी तरीके से विघटित नहीं होता। अब जब वो विघटित नहीं होता, ठीक है, जब वो डिस्ट्रॉय नहीं होता तो पर्यावरण में वो अवशोषित नहीं होता। और जिस जिस जगह पे प्लास्टिक रहेगा उस जगह पे खेती करना या किसी वृक्ष का या किसी पौधे का उगना असंभव है। ठीक है, क्योंकि वहां जल नहीं पहुंच पाता और जल को प्लास्टिक की प्रकृति नहीं होती कि वो जल को अवशोषित कर पाए, मिट्टी की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि प्लास्टिक को मुक्त करना चाहिए, इसलिए 3 जुलाई को मनाया जाता है। क्या? तो प्लास्टिक प्रदूषण दिवस। ठीक है, 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग बनाते हैं हर साल। औसत व्यक्ति एक प्लास्टिक बैग का उपयोग 25 मिनट तक किया जाता है, फिर उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। 10 लाख प्लास्टिक बैग का उपयोग करते हैं हर मिनट में हम। प्लास्टिक थैलियों के कारण हर वर्ष लगभग 1 लाख समुद्री जीव मारे जाते हैं। आप सभी को बता दूं कि समुद्री जीव हमारे आसपास के जो मवेशी हैं, जैसे कि गाय है, गाय जो है वो प्लास्टिक को खा लेती है, उससे वो बीमार पड़ने लग जाती है, उसके पेट में वो पचता नहीं है और वो मौत की कगार में आ जाती है। तो प्लास्टिक को क्या करें? उपयोग कम करें, प्लास्टिक की उपयोगिता को आसपास कम होने दें और ख़ास तौर से जो जानवर हैं, जो शाकाहारी मवेशी आसपास घूमते हैं, उनके मुंह में इसको ना जाने दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रेल सूचना प्रणाली केंद्र के 40वें स्थापना दिवस पर कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो 40वां स्थापना दिवस है, पता चल गया होगा, रेल सूचना प्रणाली केंद्र का। ठीक, तो इसमें रेल वन नामक ऐप जो है लॉन्च किया है। रेल वन जिसमें आप क्या कर सकते हैं? जिसमें आप टिकट बुक कर सकते हैं, जिसमें आप पहले से गाड़ी का स्टेटस देख सकते हैं, करंट सिचुएशन में गाड़ी की स्थिति देख सकते हैं, ई ट्रैकिंग कहते हैं जिसको, पोर्टर बुकिंग कर सकते हैं, लास्ट मिनट टैक्सी कहाँ पर है ये देख सकते हैं, स्टेशन जाने के आसपास कौन सी टैक्सी मिलेगी ये भी देख सकते हैं। सुरक्षित और सहज लॉगिन है ये, मतलब प्रॉपर आपका नंबर OTP आएगा और लॉगिन हो जाएगा, ईमेल ID से भी लॉगिन हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है जो कि यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, चले आगे। वैसे ही है आपका। चलो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? तो मैं आप सभी को बता दूं कि 2001 में बना था राष्ट्रीय खेल नीति, जिसके तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, खिलाड़ियों को सही प्लेटफॉर्म प्रदान करना, खिलाड़ियों के पोषण का ख्याल रखना, ये सभी सारी चीजें थीं। लेकिन अब उसको और अपग्रेड कर दिया गया है 2025, मतलब राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के तहत, जिसमें आप देख सकते हो वैश्विक मंच का उत्कृष्टता प्रदान करना, है ना। इसमें क्या होगा कि टारगेट किया गया है कि भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना, 2036 तक ओलंपिक अन्य अंतरराष्ट्रीय योजनाओं का भारत में प्रदर्शन बेहतर करना मुख्य उद्देश्य, जिसमें वैश्विक मंच की उत्कृष्टता मतलब प्रतिभा पहचान करके, पोषण को मजबूत करके, उनका ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, कोचिंग देना, तकनीकी सहायता देना, राष्ट्रीय खेल महासंघों की स्थापना करना, मतलब उसमें उसको बढ़ावा देना, महासंघों को बढ़ावा देना, कोच, रेफरी, टेक्निकल स्टाफ, ये सभी चीजों का प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर हुआ? अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, आर्थिक विकास के लिए खेल उद्देश्य। खेल पर्यटन, बड़े आयोजन को बढ़ावा देना, खेल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बढ़ावा देना, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना, पब्लिक प्राइवेट और आपका पार्टनरशिप मॉडल में इसे तैयार करना। मतलब मेरे प्रिय साथियों, अगर हम आर्थिक विकास के मतलब दृष्टिकोण से देखें तो जितने भी खेल हैं उसमें खेल के किट्स लगते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्शन की जो फैक्ट्री हैं, छोटे छोटे जो है आपके जो मतलब खेल के किट बनाने के जो संस्थान हैं, वो सब सारी चीज़ों को उनको जो है बढ़ावा मिलेगा। समझ रहे मेरी बात? क्लियर? चले आगे। सामाजिक विकास के लिए खेल, महिलाओं, आदिवासी, दिव्यांगजन, इन सभी को क्या करना, इसमें पार्टिसिपेट करवाना। जन आंदोलन के रूप में खेल को देखना। राष्ट्रव्यापी खेल अभियानों में फिटनेस संस्कृति, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल में फिटनेस इकोसिस्टम बनाना, इंडेक्स बनाना, इकोसिस्टम बनाना, फिटनेस को जो है क्या करना, बढ़ावा देना। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, जो हमारे दिमाग से निकलने वाले कहा जा सकता है कि ऐसे तंतु भी नहीं कह सकते, ऐसे चीज़ें हैं जो निकल रही हैं, वो हमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन, कहीं ना कहीं जो है हमें तनाव में घेरे रहते हैं। तो जब आप 1 घंटे आधा घंटा पसीना बहाओगे ना, तो वो आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे, वो जो है आपके शरीर में डोपामिन रिलीज होगा, आपके शरीर में जो है आपका हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होगा और आप खुश रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, सफल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। शिक्षा के साथ एकीकरण, स्कूली पाठ्यक्रमों में खेलों की महत्वता को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो इस प्रकार से ये बदलाव किए गए हैं, ये चीज़ों को ऐड किया गया है और इसमें ही इन्हांस किया है। मैंने बताया ये सब सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन उसको और क्या कर दिया गया है, एडवांस कर दिया गया है। 2001 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, खेलों को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना था। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना, खेल सुविधाओं का विकास करना, खेल संस्कृति का विकास करना, निजी क्षेत्र में भागीदारी करना, महिला और ग्रामीण युवाओं को बढ़ावा देना, इन सभी चीज़ों में जो छोटे छोटे पहलू है ना, उसको विकसित कर दिया गया है। ठीक है, और बेहतर कर दिया गया है। हाल ही में किस नौसेना अधिकारी ने पुणे में के मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कमान संभाला है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है रियल एडमिरल वी गणपति। ठीक है, तो ये क्या है आपका मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कार्य करती है मुख्य रूप से स्थल सेना, वायुसेना, नौसेना, मित्र देशों के मिड कैरियर अधिकारियों को तकनीकी शिक्षा दी जाती है इसमें। ठीक है, 1952 में बना है। ठीक है, इसको मिलिट कहते हैं या मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तीनों सेना का प्रशिक्षण इसमें होता है। एआई, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, एरोस्पेस जैसे आधुनिक विषयों पर इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। यह संस्थान एकीकृत रक्षा स्टाफ अंतर्गत होता है। इसके प्रमुख बन गए हैं कौन? तो रियर एडमिरल वी गणपति जी। ठीक है, पुणे में ये आपका कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है इन्होंने। भारतीय नौसेना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई है। नौसेना युद्ध, बल प्रक्षेपण, समुद्री परिवहन, परमाणु निवारण,
नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसकी प्रमुख कमांडर है। सा नो वरुणः इसका आदर्श वाक्य है। जल के भगवान हमारे लिए शुभ हो, ऐसा जो है आपका इसका आदर्श वाक्य है, इसका हिंदी अनुवाद है। तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे स्टैटिक पोर्शन को याद रखेंगे। क्लियर? चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो क्या रख दिया गया है? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जन सहयोग, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास का नाम रख दिया गया है। सावित्रीबाई फुले जी, अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र, कहाँ एतियाना बाबू तय, अरे कैसे हो रहा है, महाराष्ट्र के नए गांव में हुआ था इनका जन्म। 10 मार्च 1897 में पुणे में इनकी मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों और समाज के बहिष्कृत हिस्सों के लोगों को शिक्षा प्रदान करने में आपका अग्रणी भूमिका निभाई है। वह भारत की पहली महिला अध्यापिका बनी। 1848 में उन्हें अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए एक आपका विद्यालय खोला था। ठीक है, तो आप याद रखें कि सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान इसका नाम हो गया है। ठीक है, और रांची में इसका नया क्षेत्रीय केंद्र बना है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखेंगे आप। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिक्स इंक ने किस स्थान पर एमआरओ और अपग्रेड केंद्र स्थापित किया है? तो मिहान नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना की है। अब रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिक्स इंक, जो कि कहाँ की है? यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ये कंपनी है। ये दोनों एक साथ काम करेंगे किन क्षेत्र पर? तो आइए देखें कि ये आपका हथियार ये बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें रक्षा रखरखाव, मरम्मत, ओवरऑल उन्नयन का कार्य ये करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 100 जगुआर लड़ाकू विमान बनाना है इनको, फोकस क्षेत्र है। 100 MiG-29 लड़ाकू विमान रखेंगे। 20 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है। L-70 वायु रक्षा बंदूकें हैं। ये सभी चीज़ें अब इंडिया में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को काट दीजिएगा, हो जाता है कभी कभी गलती, यहाँ पर रिलायंस डिफेंस होगा। ठीक है, गलती हो गई, फोटो कभी कभी ऊपर नीचे डल जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के माध्यम से कंटेंट कभी कभी बनाते समय हो जाता है, लेकिन AI इतनी गलती नहीं करता है, लेकिन आज हो गई है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या होगा? डिफेंस होगा। ठीक है, कोस्टल मैकेनिक्स इंक वर्ष 1975 में बना है, अमेरिका की कंपनी है। जैसे कि मैंने बताया, अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए रक्षा और उपकरणों का घटकों की आपूर्ति करता है। अमेरिकी वायुसेना और थल सेना इसके ग्राहक है। अब ये बनाया इसलिए जा रहा है, साथ ही साथ भारत में तो इसका उपयोग होगा ही, और इसको वैश्विक बाजार में बेचा भी जाएगा। जिन जिन विमानों का मैंने आपका विमान और जो आपके बंदूक है ये सब बेचे भी जाएंगे। ठीक है, चले हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी बताओ फटाक से। केशवन रामचंद्रन, क्या नाम है इनका? केशवन रामचंद्रन को नियुक्त किया है। तो SBI जिसकी स्थापना कब हुई है? SBI नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ना, SBI निकल गया था क्या मेरे मुंह से? क्षमा चाहूंगा, SBI नहीं बोल रहा हूं मैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, हो जाता है SBI याद आ गया, क्योंकि मैं SBI का अकाउंट होल्डर हूं, आज मेरे को बैंक में जाना था तो यहाँ आ गया। ये जीवन है, होते रहता है इसमें। ठीक है, और ये जो आवाज़ आ रही है, ये साहू जी इसको थोड़ा सा बंद करें क्या? बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। कुछ बच्चे आ गए थे, उस वजह से है, मतलब खेलते कूदते रहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं, बच्चे हैं, बच्चों का स्वभाव है। तो वापस आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में केशवन रामचंद्रन को जो है नियुक्त किया गया है। अगर हम RBI की बात करें तो RBI 1935 में इसकी स्थापना हुई है, 1 अप्रैल 1935 में। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया है। आप मेरे से नाराज हो जाते हो क्या? इधर आ जाओ। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। संजय मल्होत्रा गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता
गुप्ता जी है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और केशवन रामचंद्रन जी बहुत अच्छे फाइनेंस के जो है बहुत अच्छे जानकार हैं और आपके मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में ये कार्य किए हैं, तो मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं आगे, रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की औपचारिक उद्घाटन किया है। रवि अग्रवाल जी जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वापस नियुक्त कर दिए गए हैं। आयुष सेठी जो है वो आपका वर्ल्ड फेडरेशन यूएस बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। 8 घंटे पहले आप सभी को क्या मिल जाएगा, टिकट चार्ट मिल जाएगा। कब से, तो 1 जुलाई 2025 से। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस अधिकारी ने 1 जुलाई 2025 को वायुसेना के प्रभारी अधिकारी प्रशासन का पदभार संभाला है। ठीक है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये वाला आंसर जरूर दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, व्यापम में पूछा गया है, सीजीपीएससी में पूछा गया है और इर्द गिर्द जितने भी छत्तीसगढ़ से लगे हुए स्टेट्स हैं वहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ABCDEFG मतलब ABCD में दिया हुआ है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।